नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल और आप लोगों के लिए लेके आया हूं शानदार जानदार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। और हम इनमें डिस्कस करेंगे विद एनिमेशन, यानी एनिमेशन के साथ। जो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है वो एनिमेशन के साथ भी आपको समझाई जाएगी। हालांकि मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट लेके चलने वाला हूं क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों का एग्जाम है। आगे से जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे वो विद एनिमेशन आने वाले हैं, तो आपको पढ़ने का जो मजा होगा वो दुगना होगा। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको ये सभी क्वेश्चन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन वन पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन आफ्टर एवरी। दो स्ट्रोक चक्कर इंजन में प्रत्येक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। यानी जो दो स्ट्रोक इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन जो होता है, उसमें पावर स्ट्रोक है वो कितने क्रैंकशाफ्ट के चक्कर से मिलता है, क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर लगाती है तब एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की आधे घुमाव पर नहीं मिलता जी, बिल्कुल गलत बात। वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की एक घुमाव पर, बिल्कुल सही है। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के अंदर प्रत्येक पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तब मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन देखना भी बहुत जरूरी है। टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के दो घुमाव पर। जो फोर स्ट्रोक इंजन है, आजकल फोर स्ट्रोक ही चलते हैं, ठीक है। जब क्रैंकशाफ्ट दो चक्कर लगा लेती है तो प्रत्येक दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जो टू स्ट्रोक इंजन है वो ज्यादा ईंधन खर्च करता है, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, क्योंकि हर एक क्रैंकशाफ्ट के हर एक चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के हर एक चक्कर में पावर स्ट्रोक लगता है, यानी फ्यूल बर्न होता है। वहीं पे फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या है, हर क्रैंकशाफ्ट के हर दो चक्कर में, प्रत्येक दो साइकिल के अंदर क्या है, एक पावर स्ट्रोक, यानी फ्यूल की जो खपत होगी कम, यानी जो फ्यूल यूज एफिशिएंसी है, ईंधन उपभोग दक्षता है, वो फोर स्ट्रोक इंजन की अच्छी होती है। फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर जनरली क्या होता है, टू रिवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक मिलता है और टू स्ट्रोक के अंदर क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक मिलता है। और अच्छे से समझना है तो ये यहां पे हमारे पास एक एनिमेशन है, सिंपल सा एनिमेशन है, आप इसे समझ सकते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। पहले थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, फिर अपने इस पे बात करते हैं। देखो ये होता है इनटेक पोर्ट होता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ये ट्रांसफर पोर्ट होता है। और अगर ये आप यहां पे देख रहे हो जो पिस्टन है, ये तो जानते हो ना पिस्टन है, ये नीचे कौन सा है, ये जनरली क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट है। और ये जो है बीच में क्रैंकशाफ्ट और जो पिस्टन है उसको जोड़ने वाली ये कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। अब पिस्टन पे देखो थोड़ा सा भाग जो होता है वो उठा हुआ होता है, इसको अपने डिफ्लेक्टर बोलते हैं, इसका भी हम बताएंगे क्या रोल होता है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसमें पिस्टन जब एक बार ऊपर जाता है तो दो स्ट्रोक पूरे कर देता है, यानी दो प्रोसेस करता है। कौन कौन से करता है बताते हैं। यह है बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है तो दो प्रोसेस यानी दो स्ट्रोक पूरे करता है। जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है तो फिर दो प्रोसेस यानी जनरली चार स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन सा, इनटेक, दूसरा कंप्रेस, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। ये चारों स्ट्रोक है, ये सिर्फ इस पिस्टन के दो मूवमेंट में हो जाता है, यानी जनरली दो स्ट्रोक में ही चार स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तब हम इसको अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, आप सिर्फ इस तरफ देखिए, ये देखो यहां से जो फ्यूल है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, फ्यूल और जो एयर का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस। यानी जब पिस्टन ऊपर गया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ तो ये इनटेक स्ट्रोक हुआ, यानी संक्शन स्ट्रोक, यानी जो फ्यूल है, अगर पेट्रोल इंजन होता है तो पेट्रोल प्लस एयर मिक्स होकर आते हैं, पेट्रोल प्लस एयर मिक्स होके आते हैं यहां पे, ठीक है। अगर डीजल इंजन होता तो सिर्फ इसमें क्या आता, एयर एयर आता है। पेट्रोल होता है तो इसमें क्या आता है,
पेट्रोल प्लस एयर मिक्स होके आता है। और जो यहां पे पहले फ्यूल और एयर का मिक्सर है, फ्यूल और एयर का मिक्सर है, अगर पेट्रोल इंजन है तो वो कंप्रेस हो गया है। अब क्या है, ऊपर स्पार्किंग प्लग लगा हुआ है पेट्रोल इंजन में, स्पार्किंग प्लग जो आग लगाएगा, इग्निस का काम करेगा। और अगर डीजल इंजन होता है तो सिर्फ इनटेक जो पोर्ट है उसके अंदर से वायु आती है और यहां पे हवा होती है। जब ये पिस्टन अपना ऊपर जाता है तो यहां पे क्या है, एक नोजल लगा होता है जो जनरली क्या करता है, स्प्रे करता है, किसकी, डीजल की, यानी डीजल इसके अंदर छोड़ता है। अब डीजल वाले में क्या, स्पार्किंग प्लग नहीं होता, यानी कंप्रेशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से आग लगती है और पेट्रोल इंजन में आग लगाई जाती है। ठीक है, तो ये अपवर्ड एक तरह से स्ट्रोक है। इसमें दो स्ट्रोक पूरे हुए हैं, एक तो कौन सा, इनटेक वाला हुआ है और दूसरा कंप्रेस वाला हुआ है। अब जनरली क्या होगा, यहां पे जैसे ही आग लगेगी, यहां पे जनरली क्या है, जैसे ही आग लगेगी यानी पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होगा। इसमें दो प्रोसेस पूरी होगी, एक पावर यानी एक्सपेंशन स्ट्रोक पूरा होगा और दूसरा एग्जॉस्ट। ये लगी आग, यहां हुआ ब्लास्ट, यहां आग लगने से इसको ताकत लगी, यानी जो पिस्टन है वो नीचे आया, ऊपर से पावर लगी यानी फ्यूल जला, ब्लास्ट हुआ, तो इसने इस पिस्टन को धक्का मारा। ये ही मेन पावर जनरेट करने वाला है। जब धक्का मारा तो क्या हुआ, ये पावर स्ट्रोक हुआ, यानी इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा काम क्या होगा, ये जो अपना ट्रांसफर पोर्ट है ये खुला, इधर वाला जो फ्यूल है, क्योंकि ये नीचे दबाव लगा है ना, पिस्टन नीचे है, इधर वाला फ्यूल और एयर का मिक्सर है या सिर्फ एयर है, वो इधर जाएगी। जब ये इधर जाएगी तो इससे क्या होगा, जो जला हुआ कार्बन है, मटेरियल है, धुआं है, वो बाहर निकल जाएगा, यानी एग्जॉस्ट का काम पूरा हुआ है। एक बार अपवर्ड स्ट्रोक, एक बार डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसमें चारों प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, इनटेक की, कंप्रेस की, पावर की और एग्जॉस्ट की। अब इसको हम पावर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी सिर्फ इस एक ही प्रोसेस से मिलती है, जब क्या है, फ्यूल जलता है, फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, तो ये पिस्टन इस तरह से नीचे आ जाता है, इसको धक्का लगता है तो इससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील जुड़ा होता है, आगे चल के फ्लाईव्हील पूरी जो ट्रैक्टर है या जो भी गाड़ी है उसको पावर देने का काम करता है, जो क्लच और गियर के साथ अटैच किए जाते हैं। वो बाद की बातें हैं, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेक्चर पढ़ते हैं, उसकी बातें होती है। तो अब देखिए पिस्टन, अब दोबारा से फटाफट इसको देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जब पिस्टन ऊपर गया एक बार नीचे गया, दो बार ऐसा करने से क्रैंकशाफ्ट है वो एक बार घूमी है। क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूमी है यहाँ पे, एक बार, यानी क्रैंकशाफ्ट के एक बार घूमने से एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। ये देखो जनरली अब ये नीचे जा रहा है, क्रैंकशाफ्ट घूमी आधी, यानी जब ये नीचे जाता है तब एक बार। अब देखो ये वापस ऊपर जाता है तो ये क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर पूरा होता है। अब देख लीजिए आप, क्रैंकशाफ्ट के एक घुमाव पर आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। और अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो क्रैंकशाफ्ट के 2 घुमाव पर, क्रैंकशाफ्ट के 2 घुमाव पर आपको एक पावर स्ट्रोक, क्योंकि 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाता है तो एक ही प्रोसेस पूरी करता है, एक ही स्ट्रोक पूरा करता है। तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा, दो बार इसने मूव किया यानी एक चक्कर हुआ। तो अभी तक उसने 2 ही प्रोसेस पूरी की है, करनी कितनी है, 4। फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो ये जब 4 बार मूवमेंट करता है तब जाके चारों प्रोसेस पूरी होती है, इसलिए उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसकी जो फ्यूल यूज एफिशिएंसी होती है वो हमेशा ही आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये एनिमेशन था 2 स्ट्रोक इंजन का, आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो। ये जो यहां पे कट दिखा रखा है, ये कट मैंने आपको क्या बताया था, डिफ्लेटर, ताकि जब क्या है ट्रांसपोर्ट पोर्ट से फ्यूल एयर का मिक्सर आए, या सिर्फ डीजल इंजन है तो एयर आए, तो वो क्या है इस पूरे में फैल जाए और इसका जो धुआं है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाए। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है, जो एक तो अपने बात करें एग्जॉस्ट और पावर स्ट्रोक दोनों एक साथ पूरे होते हैं, यानी इधर से फ्यूल इसके अंदर आ रहा होता है, स्टोक के अंदर आ रहा होता है और इधर से धुआं निकल रहा होता है। तो फ्यूल और जो मतलब धुआं है वो एक साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन की परफॉर्मेंस हमेशा ही कम होती है। 2 स्ट्रोक जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस कम होती है और 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द
कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कंप्रेस रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए ये आप यहां पे डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्या है, बॉटम डेड सेंटर है और यहां से पिस्टन चलता है और अधिकतम यहां तक जाता है। पिस्टन यहां से चलता है और यहां तक जाता है, सिर्फ इतने भाग में पिस्टन चलता है। हमने पीछे देखा कि इसमें क्या होता है, फ्यूल और एयर होती है, या फिर डीजल इंजन में एक बार सिर्फ एयर होती है। जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको कंप्रेस करता जाएगा। इतने भाग में जो फ्यूल और एयर था या फिर जो एयर था उसको लास्ट में कितने से हिस्से में कंप्रेस कर दिया जाता है, लास्ट में कितने से हिस्से में कंप्रेस किया जाता है, वो ही कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। वो ही क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो। टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है और ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है। टोटल वॉल्यूम क्या है और ये लास्ट में इतने से के अंदर आ जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो, डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो हमेशा ही ज्यादा होता है, इसलिए डीजल इंजन वाइब्रेट करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दबाव ज्यादा लगता है तो वाइब्रेट होने के चांसेस होते हैं। और डीजल जो इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो 14:1 से लेकर 22:1 तक देखने को मिलता है। ये डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है। वहीं पेट्रोल इंजन के अगर कंप्रेशन रेशियो की बात कही जाए तो 5:1 से लेकर 8:1 तक देखने को मिलता है। ये पेट्रोल इंजन में देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से आपको आंसर देने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख लेना यहां पे गौर से, मैंने ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 40:22:1, यानी कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, डी ऑप्शन। मैंने पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज, डीजल इंजन का वायु ईंधन अनुपात क्या होता है। जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन के ऊपर जनरली क्या है, आपको ये खाली सिलेंडर का पार्ट देखने को मिलता है, अंदर का खाली भाग। इसके अंदर जो फ्यूल और एयर मिक्सर होता है, फ्यूल और एयर मिक्सर होता है, उसका रेशियो क्या होता है जी। डीजल इंजन के अंदर होता है 8:1, 8:1 होता है। डीजल इंजन का ही आपसे पूछा गया है। और पेट्रोल इंजन है उसका कितना होता है, 15:1 होता है, 15:1 होता है। पेट्रोल इंजन में 15:1 होता है जो फ्यूल और एयर का रेशियो होता है, और डीजल इंजन में 8:1 होता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन सिलेंडर, द क्रॉस सेक्शन एरिया of one cylinder of an engine multiplied by its stroke is, एक इंजन के एक सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके स्ट्रोक से गुणा किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी। सबसे पहली बात तो इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है, लेकिन क्या होता है यह बताना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। ये बॉटम डेड सेंटर है और यहां पर ये पिस्टन है, ठीक है। ये क्या है, टॉप डेड सेंटर है, यानी पिस्टन अधिकतम यहां तक आता है, ठीक है। जितने के अंदर पिस्टन मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। जितने हिस्से के अंदर पिस्टन मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। और ये दोनों भाग जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम इसको और इस हिस्से को इधर, मतलब जो चौड़ाई है यानी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और इस पूरे भाग में जितना एयर और फ्यूल था उसको लास्ट में पिस्टन कितने से हिस्से में इकट्ठा कर देता है उसको क्या बोला जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। पीछे आपने डायग्राम देखा होगा,
ये जो नीचे वाला है आप डार्क ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये पिस्टन है, ठीक है, ये इसका टोटल वॉल्यूम है। क्या है? इसका टोटल वॉल्यूम है। और ये यहां पर जाके इतने से में इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये बीच वाला जो भाग है इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और जितने हिस्से में पिस्टन मूव करता है, यहां नीचे से बॉटम, डेड सेंटर से टॉप, डेड सेंटर की तरफ घूमता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको स्टोक बोलते हैं। और आजकल जो इंजन आते हैं उनका क्या होता है? ये लंबाई, सॉरी ये चौड़ाई और ये लंबाई बिल्कुल क्या है? बराबर आती है, जिनको हम स्क्वायर इंजन के नाम से भी जानते हैं। और भी यहां से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो हम कभी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताने वाले हैं, या फिर जो हमारे लेक्चर है उनके अंदर आप देख सकते हैं। इन 6 सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना। In 6 cylinder inline engine, the power impulse occurs after every 6 सिलेंडर लाइन इंजन में प्रत्येक स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक का आवेग होता है। देखो आजकल चलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है? जब पिस्टन है वो 4 बार ऊपर नीचे हो जाए, 4 बार ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट कितनी बार घूम जाएगी? 2 बार। एक सिलेंडर के अंदर 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूमती है, तब एक पावर स्ट्रोक मिलता है। जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमती है, एक पूरे घुमाव में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री होते हैं, तो 2 घुमाव में कितने डिग्री हो गए? 720 डिग्री। अगर एक सिलेंडर होता तो 720 डिग्री के बाद एक पावर स्ट्रोक होता। अगर 2 सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है कि अब क्या हो जाता कि अब जो पावर स्ट्रोक है, 2 सिलेंडर है, जाहिर सी बात है एक इसमें पावर स्ट्रोक आ रहा है, एक इसमें पावर स्ट्रोक आ रहा है। चक्कर कितने लग रहे हैं? चक्कर कितने लग रहे हैं? क्रैंकशाफ्ट के चक्कर 2 ही लग रहे हैं। यानी 2 सिलेंडर होता तो कितने डिग्री बाद पावर स्ट्रोक आता? 360 डिग्री बाद। कितने डिग्री बाद आता? ये मैंने सेल्सियस गलत लिख दिया अभी, है ना, आदत पड़ी हुई है। अगर एक सिलेंडर है तो कितने डिग्री बाद आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता? 720। अगर 2 सिलेंडर है तो कितने डिग्री बाद आपको पावर स्ट्रोक मिलता? 360। अगर यहां पे सिलेंडर होते 4, कितने सिलेंडर होते हैं? 4 सिलेंडर होते, सॉरी 3 सिलेंडर होते हैं, तो 3 सिलेंडर होते तो कितने डिग्री बाद अपने को पावर स्ट्रोक मिलता? इसको हम भाग कर लेते हैं, कितना? 240 डिग्री बाद अपने को एक पावर स्ट्रोक मिल जाता। 240 डिग्री बाद अपने को एक पावर स्ट्रोक मिल जाता। अगर यहां पे सिलेंडर होते 4 तो हमें 180 डिग्री के बाद एक पावर स्ट्रोक मिल जाता। और अगर हमारे पास सिलेंडर होते हैं कितने? 6, तो हम 720 को कितने से भाग दे दें? 6 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमें कितने डिग्री के बाद एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है? 120 डिग्री के बाद पावर स्ट्रोक मिल जाता है। आपको चाहे कितने ही सिलेंडर दे दे, मैंने आपको बता दिया किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, ये जो मैंने आपको बताया था वही कैलकुलेट किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, ये थोड़ा सा यहां पे टैक्स का पंगा है, कोई बात नहीं, वैसे क्लियर है। देखो, ट्रैक्टर रिक्वायर फॉर 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। 40 हेक्टेयर एरिया के लिए, 40 हेक्टेयर एरिया के लिए अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, 40 हेक्टेयर एरिया में अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, 40 हेक्टेयर एरिया में अगर हम मल्टी क्रॉपिंग यानी एक साल में एक से ज्यादा फसल लगाते हैं, तो अपने को कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है? अपने को कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है? अगर 40 हेक्टेयर एरिया है तो जी हमें आवश्यकता होती है 30 से 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। 30 से 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। ये क्या है? एक किताबी कैलकुलेशन चल रही है आजकल, लेकिन आजकल इंडिया में चाहे जमीन कम है लेकिन फिर भी ज्यादातर आपको कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं? 40 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं। 40 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर इंडिया में कॉमन हो चुके हैं। जो हम पहले पढ़ते थे कि इंडिया में 25 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर प्रचलित है, तो 25 से 40 के प्रचलित थे। किताबों में आज भी 25 से 40 मिलेगा, लेकिन लोग 40 से 60 हॉर्स पावर के रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा? सी ऑप्शन। इसको आप और ज्यादा डीपली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे अगर आप क्या है एकल फसल पद्धति यानी साल में सिर्फ एक ही फसल लगाते हैं, तो आपको क्या है प्रत्येक 2 हेक्टेयर भूमि के लिए
प्रत्येक 2 हेक्टेयर लैंड के लिए आपको 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ती है। इस आधार पर 40 हेक्टेयर खेत में सिर्फ 20 से 25 हॉर्स पावर की एनर्जी की आपको नीड पड़ती है। वहीं पे हम क्या करें, जहां पर पानी वानी की व्यवस्था बढ़िया है, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया है, वहां पर 1.5 हेक्टेयर पे 1 हॉर्स पावर की जरूरत है। जहां पे सिंगल क्रॉप मोनोक्रॉपिंग लेते हैं, यानी साल में एक ही क्रॉप लेते हैं, वहां पे 2 हेक्टेयर में 1 हॉर्स पावर की नीड है। जहां इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, जहां पे मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, वहां पे 1.5 हेक्टेयर पे आपको 1 हॉर्स पावर की नीड होती है। इस आधार पे किताबी भाषा में बात की जाए तो 40 हेक्टेयर पे 30 से 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। और आंसर आपको किताबी भाषा के अनुसार ही देना है, अपने दिमाग से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, 30 से 35 हॉर्स पावर ही राइट था। लेकिन आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर चल रहे हैं वो 40 से 60 हॉर्स पावर के चल रहे हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में सिलेंडर में कंप्रेशन दबाव होता है, कंप्रेशन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन सिलेंडर्स। देखो जो डीजल इंजन होता है, मैंने कहा था ना, जब क्या होता है कंप्रेस स्ट्रोक लगता है तो कितना दबाव क्रिएट हो जाता है, कितना दबाव लग जाता है, फटाफट बताइए भी कितना दबाव लग जाता है। जी दबाव लग जाता है 35 से 45 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जनरेट हो जाता है, खतरनाक। अब सोचो सिलेंडर कितना मजबूत होगा, इतना दबाव, बहुत ज्यादा दबाव होता है, तभी तो जाके वो बर्न होता है, यानी विस्फोट होता है उसके अंदर और पिस्टन पे जोर लगता है, वही पावर स्ट्रोक कहलाता है। 4 स्ट्रोक में से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो पावर स्ट्रोक ही होता है, इसीलिए तो उसको क्या कहा जाता है, पावर स्ट्रोक कहा जाता है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ज्ञान को और बढ़ाइए, क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। सिलेंडर के अंदर संपीड़न दबाव यानी कंप्रेशन जो प्रेशर होता है वो 35 टू 45 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और तापमान 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं पर अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ओनली 6 टू 10 केजी पर सेंटीमीटर प्रेशर ही होता है, इसीलिए तो डीजल इंजन में मतलब वाइब्रेशन के चांसेस रहते हैं। और पेट्रोल इंजन का तापमान भी ज्यादा नहीं जाता है, इसका तापमान 260 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, यानी जो डीजल इंजन होता है वो ज्यादा गर्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये जो यहां पे क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द एपीआई ग्रेविटी ऑफ लाइट डीजल ऑयल इज, हल्के डीजल तेल की एपीआई घनत्व होता है, हल्के डीजल तेल का एपीआई घनत्व होता है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा 22, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होता है। लेकिन ये एपीआई क्या है, ये देखिए, एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी है, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, पानी से अगर कोई भारी तेल होता है, यानी जो पानी के अंदर सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तो उसकी जो एपीआई ग्रेविटी होती है वो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगी, 10 से ज्यादा देखने को मिलती है, और जो 10 से कम देखने को मिलती है। और जो पानी पे तैरता रहता है, जो पानी पे तैरता रहता है, मेरा कहने का मतलब जो हल्का तेल होता है उसकी एपीआई ग्रेविटी हमेशा 10 से ऊपर होती है। आपने डीजल देखा है, गैसोलीन यानी पेट्रोल देखा है, या गैसोलीन देखा, सॉरी वो केरोसिन जिसको बोलते हैं, वो आपने देखा होगा, ये तो पानी के ऊपर तैर जाते हैं, यानी ये तो हल्के तेल है, तो इनकी जो एपीआई ग्रेविटी होती है वो 10 से ऊपर होती है। जो पानी से भारी होता है, पानी में डूब जाता है, उसकी एपीआई ग्रेविटी होती है वो 10 से कम होती है। आप देख सकते हैं हैवी ऑयल जो बिटमन ऑयल होता है उसकी ग्रेविटी आपको एपीआई ग्रेविटी 10 से कम, ये पानी के अंदर डालेंगे तो सिंक हो जाएगा। अगर हम हैवी ऑयल की भी बात करें तो ये भी पानी पर तैरता है और इसकी जो एपीआई ग्रेविटी होती है वो 10 से 20 होती है। मीडियम ऑयल होता है उसकी 20 से 30 होती है। लाइट ऑयल ये आप आगे देख सकते हैं, और इससे भी बेहतरीन जो आपके एग्जाम के काम का है वो आप देख सकते हैं। लाइट डीजल ऑयल की जो एपीआई डिग्री होती है वो 22 होती है, हाई स्पीड डीजल ऑयल की 31 होती है, कई बार 35 तक चली जाती है। पावर केरोसिन जो होता है उसकी 40 होती है, और पेट्रोल की 60 से लेकर 63 तक देखने को मिलती है, टिपिकल 63 देखने को मिलती है।
और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप देखते हो इन चारों ही ऑयल की 1 से कम होती है, यानी ये पानी से हल्के हैं। तो देख लीजिए इन सबका 10 से ऊपर एपीआई, जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ऊपर होती है, इसका मतलब पानी में सिंक हो सकते हैं। फिर उनकी जो एपीआई डिग्री होती है वो 10 से कम देखने को मिलती है ना। कैलोरीफिक वैल्यू भी आप देख सकते हैं, लाइट डीजल ऑयल की 10,300 किलो कैलोरी पर केजी होती है। हाई स्पीड डीजल ऑयल है उसकी 10,550 होती है। पावर केरोसिन की 10,850 होती है। पेट्रोल की 11,100 किलो कैलोरी पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, और ये भी एक कैलोरीफिक वैल्यू का ही पैरामीटर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन के आधार पे बताया है और हम थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द स्टेबल टाइप ऑफ मोड बोर्ड इज मोस्टली सुटेबल फॉर। स्टेबल मोड बोर्ड प्रकार ज्यादातर के लिए उपयोगी होता है। स्टेबल मोड बोर्ड जो होता है वो छोटा जरूर होता है, इसका जो मोड बोर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर जो मोल्ड होता है वो अचानक से होता है, यानी इसमें जो एंगल बना होता है वो अचानक से एंगल बना हुआ देखने को मिलता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टेबल सॉइल के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? स्टेबल सॉइल के लिए। ग्रासलैंड में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, सैंड में इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम फसल काट लेते हैं उसके बहुत सारे अपने खेतों में अवशेष पड़े रहते हैं, उस खेत के लिए हम यूज करते हैं स्टेबल टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड। और ये खेतों में बहुत सारे अवशेष होते हैं, इसको हम स्टेबल सॉइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल सॉइल्स बोलते हैं। इसके अंदर ये ज्यादा उपयोगी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क हैरों की फील्ड कैपेसिटी होती, फील्ड एफिशिएंसी होती है। डिस्क हैरों की फील्ड दक्षता होती है। जी, अब फील्ड दक्षता क्या होती है? देखो, वास्तव में अगर हम बहुत बढ़िया तरीके से अगर इसको यूज करें, मतलब बिल्कुल सही सही, तो ये क्या है 100% काम करेगा। लेकिन वास्तव में जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो देखो ये लाइन यहां खत्म होनी थी, अगली लाइन बिल्कुल इसके पास से चलनी थी, बिल्कुल पास से, है ना। लेकिन हम चलाते हैं तो ये ओवरलैप कर जाती है, इतना लॉस होता है। फिर दूसरा क्या होता है, हम ट्रैक्टर को घुमाने में, बीच में पानी वानी पीने में रुक जाते हैं, वो टाइम का लॉस होता है। अगर वो हम नहीं करें, बिल्कुल सब कुछ एक्यूरेसी करके चलें, तब फील्ड एफिशिएंसी 100 मानी जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तब ये चीज आप नहीं ला सकते। प्रैक्टिकली एवरेज कितनी उसकी एफिशिएंसी ला सकते हो, उसे ही हम फील्ड एफिशिएंसी कहते हैं। यानी फील्ड एफिशिएंसी होती है वो 80% होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। डिस्क हैरों की फील्ड एफिशिएंसी 80% होती है, यानी इसकी जो कैपेबिलिटी है उसके कंपेयर में आप प्रैक्टिकली कितना काम कर पा रहे हैं, उसी को आप फील्ड एफिशिएंसी बोलते हैं। और जो डिस्क हैरो है इसकी फील्ड एफिशिएंसी कितनी होती है? 80% होती है। और भी बढ़िया तरीके से समझना है तो डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है, देख लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी टू द थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। वास्तव में इसकी फील्ड कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में थ्योरेटिकल यानी व्यवहारिक रूप से जब आप काम लेते हो तब ये कितना काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड एफिशिएंसी। और डिस्क हैरों की फील्ड एफिशिएंसी कितनी है? 80 है। इट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ टाइम लॉस्ट इन द फील्ड एंड फेलियर टू यूटिलाइज द फुल विड्थ ऑफ द मशीन। यानी टाइम लॉस कर रहे हैं और जो मशीन की पूरी विड्थ है उसका हम पूरा यूज नहीं कर पाते हैं तो उसको हम निकाल देते हैं, बाकी बच जाता है वो फील्ड एफिशिएंसी। तो फील्ड एफिशिएंसी कितनी आती है? 80% आती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है। जैसे ये यहां पे 4 सिलेंडर बने हुए हैं, ठीक है। इन चारों सिलेंडर के अंदर सबसे पहले पावर स्ट्रोक किसमें आएगा, फिर किसमें आएगा, फिर किसमें आएगा, यानी आग पहले किसमें लगेगी, बाद में किसमें लगेगी, बाद में किसमें लगेगी। रिजल्ट दे दोगे तो चारों तरफ ही आग लग जाएगी और रिजल्ट नहीं दोगे तो आपके अंदर ही लगेगी, बाहर नहीं लगेगी ना। लेकिन यहां पे आपका पूछा है इन सिलेंडर के अंदर फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, पावर स्ट्रोक का ऑर्डर क्या होता है। सीधा चलते हैं हम उत्तर की तरफ। अगर 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन है तो फायरिंग ऑर्डर क्या होगा? पहले तो पहले सिलेंडर के अंदर आग लगेगी, फिर दूसरा नहीं लगेगा, तीसरे पे लगेगा, पहले, तीसरे, फिर चौथे में और फिर दूसरे में। 1 3 4 2 फायरिंग ऑर्डर होता है। अगर 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर इंजन होता तो पहले में, फिर पांचवें में, फिर तीसरे में, फिर छठे में, फिर दूसरे में, फिर चौथे में। 15 36 24 से याद रख सकते हो या 153 624 से याद रख सकते हो।
इसको आप याद रख सकते हो 1342 से, है ना, जैसा भी आप याद रख सकते हो। इस हिसाब से अगर हम जाएं तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और अगर आप नहीं समझे हैं तो समझाने के लिए हमारे पास है ये एक छोटा सा एनिमेशन। ये देखो फर्स्ट के अंदर लगा है पावर स्ट्रोक, फर्स्ट में लगा है पावर स्ट्रोक। अब देखो सेकंड किस में लगता है, अब ये पहले ये देखो तीसरे में, फर्स्ट के बाद तीसरे में लगा, फिर किस में लगा, तीसरे के अंदर लगा। अब देखते हैं पावर स्ट्रोक किस में लगा, फर्स्ट में लगा, फिर थर्ड में लगा जी, ये फोर्थ में लग गया। किस में लग गया, फोर्थ में। तीसरा स्ट्रोक पहला पहले में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, अब बचा है उसमें लग जाएगा। अब किस में लगा है आप देख लीजिए, 2 नंबर में लगेगा। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना शानदार जानदार, और ये कितनी जान रखता है देखते हैं। द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया स्टैंडर्ड 8 अबाउट। भारत में खेत मशीनीकरण का स्तर लगभग है, भारत में लोग खेती में लगभग कितना मशीनीकरण कर चुके हैं। भारत में जो मशीनीकरण का स्तर है वो लगभग 40 से 45% है। लगभग कितना है, 40 से 45% है। अधिकांश आपको मशीनीकरण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी जिलों के अंदर ही सबसे ज्यादा मशीनीकरण देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। लेकिन और ज्यादा आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जितनी हम खेतों में जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस में कितना हम क्या है मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। देखो सॉइल वर्किंग और सीड बेड प्रिपरेशन, यानी टिलेज के अंदर या खेत की तैयारी करते समय हम मशीनीकरण कितना कर रहे हैं, जितना काम करते हैं उसका 40% काम मशीनों से करते हैं। यानी सोविंग और टिलेज विलेज के सोविंग नहीं, टिलेज के अंदर यानी फील्ड प्रिपरेशन के अंदर मैकेनाइजेशन कितना है, 40% मैकेनाइजेशन है। उसके बाद सीडिंग एंड प्लांटिंग, बिजाई और रोपाई के अंदर मैकेनाइजेशन 29% है। वहीं पे हम बात करें प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर, यानी कीट रोगों से बचाने के लिए स्प्रे करने के लिए मैकेनाइजेशन 34% है। इरिगेशन में, सिंचाई के अंदर इंडिया में मैकेनाइजेशन 37% देखने को मिलता है। वहीं पे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के अंदर अगर हम बात करें व्हीट और राइस, गेहूं और धान की बात करें, इन दो में तो मैकेनाइजेशन है 60 to 70%। बाकी रिमेनिंग क्रॉप्स में ओनली लेस देन 5% देखने को मिलता है। आपसे पूछ ले कि अब भारत के अंदर इंडिया में कौन सी जो कल्चर प्रैक्टिस है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन होता है, तो वो कौन सा है, टिलेज या फिर सीड बेड प्रिपरेशन के अंदर सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। भारत में जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसका 48.9% जो है वो एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। भारत में जितना रोजगार जनरेट होता है उसका 48.9% है वो एग्रीकल्चर से, और भारत की कितने प्रतिशत आबादी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, 58% है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लेकिन रोजगार कितने परसेंट, टोटल रोजगार का कितने परसेंट रोजगार कृषि देता है, 48.9%। और वहीं पे जीडीपी में लगभग कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%, 17% के आसपास। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों को इसका फायदा होना बहुत जरूरी है। एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी फॉर द कल्टीवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। भारत में प्रति हेक्टर वर्तमान ऊर्जा उपलब्धता है, भारत में प्रति हेक्टर जो वर्तमान ऊर्जा उपलब्धता है वो कितनी है। भारत में प्रति हेक्टर वर्तमान जो ऊर्जा उपलब्धता है वो 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टर है, 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टर है। क्लियर है यहां पे। भारत में अभी जो ऊर्जा की उपलब्धता है पर हेक्टर के हिसाब से 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी मैं ज्यादा आपको एनिमेशन वगैरह पे नहीं लेके जा सकता क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा कवर करने हैं। ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्रोत सिंचाई में काम में आता है, ये हम पीछे टेबल में पढ़ चुके थे अगर आपको याद है तो। इरिगेशन में जितना हम इरिगेशन में मतलब एनर्जी खर्च करते हैं उसका कितना परसेंट है वो मैकेनाइजेशन से आता है। कितना परसेंट अपना मैकेनाइजेशन से आता है, 37% आता है। कितना, 37%। इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। 1 हॉर्स पावर में ऊर्जा होती है, 1 हॉर्स पावर में ऊर्जा पूछी गई है तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है
745.7 वाट कितना होता है 745.7 वोट होता है। ठीक है, और अच्छे से ध्यान में रखना है इसको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। और अच्छे से ध्यान रखना है तो एक हॉर्स के बराबर या एक हॉर्स पावर के बराबर एक घोड़े की जो शक्ति है, एक अश्व की जो शक्ति है वो एक हॉर्स पावर है, एक हॉर्स की जो पावर है वो एक हॉर्स पावर है। एक हॉर्स पावर के बराबर अगर हम किलोवाट की बात करें तो किलोवाट है 0.7457, 0.7457। और अगर हम इसके बराबर एक हॉर्स पावर के बराबर वोट की बात करें तो 745.7 वाट है। और अगर हम किलोवाट की बात करें तो 0.7457 है। और एक हॉर्स पावर एक घोड़े की शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शरीर के भार के अनुसार गधे में ऊर्जा होती है, वो अपने वेट के कितने मतलब अपने वेट के तुलना में कितने परसेंट वो अपनी जो पावर है वो जनरेट करता है, यानी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है 30% होती है। पशुओं में जो सबसे अपने बॉडी के वेट के अनुसार जो सबसे ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है वो डोंकी होता है। और इसके बॉडी वेट से कंपेयर करें तो ये कितनी परसेंट पावर जनरेट करता है 30% पावर जनरेट करता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी बॉडी वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पावर जनरेट करने वाला एनिमल है वो कौन सा है, डोंकी है। अगर आप देखना चाहते हो तो डोंकी है वो 30%, केमल अपने बॉडी वेट के 18% पावर, बफेलो में 12% और जो मतलब काउ बल्क होता है उसमें सिर्फ 10% होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बोझा ढोने की या काम करने की क्षमता किसमें होती है, डोंकी के अंदर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता के बीच होती है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरियस बिटवीन, जो डीजल इंजन है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, जितनी सिलेंडर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, सिलेंडर के अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कितना भौतिक रूप से काम में बदल देते हैं, उसका कितना प्रतिशत काम में बदल दिया जाता है, हीट का कितना हिस्सा है वो भौतिक फिजिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, कुछ तो इंजन ठंडा होने में इधर उधर खर्च हो जाती है, लेकिन हम उसको कितना फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल वर्क में चेंज कर देते हैं वो थर्मल एफिशिएंसी होती है। और डीजल इंजन के अंदर थर्मल एफिशिएंसी होती है आपकी 32 से 38%। कितनी होती है, 32 से 38%, 32 से लेकर 38% तक होती है। ठीक है, अब देखो और भी ज्यादा आपको ढंग से देखना है तो आप देख सकते हैं डायग्राम में जितनी हीट जनरेटी है उसको हम कितने वर्क में चेंज कर सकते हैं, वो ही थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है। अगर हम डीजल इंजन की बात करें, अभी बताया 32 से 38% के बीच में होती है, और पेट्रोल इंजन जो होता है उसकी 25 से 32% में होती है। पेट्रोल की 25 से 32% यानी 25 to 32%, लेकिन डीजल इंजन में 32 से लेकर 38% तक, यानी थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की ज्यादा होती है। जो हीट जनरेट होती है उससे कितना वर्क डन होता है, उससे कितना फिजिकल वर्क किया जा सकता है, उसी को हम थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन है वो एक्सटर्नल कंबशन होता था, यानी इंजन के बाहर उसमें आग लगती थी ना, तो स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन होता था। आजकल कौन से आते हैं, आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन है। तो इन्होंने कहा है कि स्टीम इंजन है वो कितने स्ट्रोक इंजन है, जी स्टीम जो इंजन है वो सिंगल स्ट्रोक इंजन होता है। स्टीम इंजन जो पुराने वाले इंजन है वो सिंगल स्ट्रोक इंजन होता है। कभी इससे भी हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे, तब मैं आपको स्टीम इंजन की थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बताऊंगा। आज हमारे पास समय की सीमा है, तो ये सिंगल स्ट्रोक इंजन होता है। और इसमें क्या है, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, इसी इंजन होता है। और आजकल जितने भी इंजन चलते हैं आईसी इंजन चलते हैं, इंटरनल कंबशन यानी सिलेंडर के अंदर आग लगती है, इंजन के अंदर आग लगती है। नेक्स्ट है डीजल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। ये साइकिल होते हैं दो, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो डीजल साइकिल और दूसरा ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है, और डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पे काम करता है। किस पे काम करता है, डीजल साइकिल पे। ए ऑप्शन राइट है। और पेट्रोल इंजन आपसे पूछ लिया जाता तो आप बोलते कि पेट्रोल इंजन कौन से साइकिल पे काम करता है, पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर द हार्ट ऑफ। देखो फ्यूल पंप, पहली बात तो पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप नहीं होता है, पेट्रोल पंप के अंदर स्पार्किंग प्लग होता है। हम पीछे बात कर रहे थे ना, वहां स्पार्किंग प्लग होता है।
तो ये जो फ्यूल पंप होता है ऊपर, वो किसमें होता है? डीजल इंजन में। तो जाहिर सी बात है इसने पूछा है कि इंजेक्टर और फ्यूल पंप जो होता है, जो इंजेक्टर होता है, सॉरी फ्यूल पंप नहीं, इंजेक्टर, जहां पे पेट्रोल इंजन के अंदर क्या लगा होता है? स्पार्किंग प्लग लगा होता है, स्पार्किंग प्लग। वहां पे डीजल इंजन में हर सिलेंडर के ऊपर क्या लगा होता है? इंजेक्टर। और इंजेक्टर के अंदर जो तेल आता है वो किससे आता है? फ्यूल पंप से आता है। किससे आता है? फ्यूल पंप। जो पेट्रोल इंजन होता है वहां पर इंजेक्टर नहीं होता है, वहां पर स्पार्किंग प्लग होता है जो आग लगाता है। डीजल इंजन होते हैं उसमें इंजेक्टर और फ्यूल पंप होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये किसका कलेजा है, किसका हृदय है? ये डीजल इंजन के हैं। किसके हैं? डीजल इंजन के हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है, जुताई के किस वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रमुख मृदा कार्य संचालन शामिल है? विच क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज इन्वॉल्व द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन? देखो किसी मिट्टी में सबसे पहले जो उथल पुथल हम करते हैं, गहराई तक उथल पुथल करते हैं, वो इनकी कौन सी कैटेगरी में आता है? देखो जो हैवी इंप्लीमेंट होते हैं, जो हैवी मिट्टी के अंदर डेप्थ तक जो मतलब एक तरह से मैनिपुलेशन करते हैं, डेप्थ तक उसको इंपार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिलेज। यही पूछा गया है। जो खेत है उसकी तैयारी में जो प्रारंभिक काम होते हैं वो प्राइमरी टिलेज से होते हैं, और जो हल्के फ्राइबल करने के काम होते हैं या जो बाद के काम होते हैं वो सेकेंडरी टिलेज से। तो इन्होंने प्रारंभिक काम पूछा है, तो प्रारंभिक काम किस में आता है? प्राइमरी टिलेज में आता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेट इज परफॉर्म टू कट, ब्रेक एंड इन्वर्ट द सॉइल पार्शियली और कंप्लीटली? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिट्टी को आसंकिक या पूर्ण रूप से काटने, तोड़ने और पलटने के लिए कौन सी प्राथमिक जुताई ऑपरेशन किया जाता है? हेरोइंग है, हेरोइंग मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए की जाती है। थ्रेसिंग, दाना और छिलका अलग करने के लिए की जाती है। विनोविंग जो है ये भी जो दाना होता है थ्रेशिंग करने के बाद उसके साथ जो कुछ कचरा बच जाता है, चाप बच जाता है, उस चाप को रिमूव करने के लिए की जाती है। जैसे ऐसे अपने छटकते हैं ना, उस तरह की जो प्रोसेस होती है वो विनोविंग होती है। और प्लाविंग का मतलब होता है मिट्टी को काटना, चीरना, पलटना, ये सब प्लाविंग के काम होते हैं। तो यही पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच प्लाउ इज द combination of principle of the regular disc plow and the disc harrow and used for the shallow working in the soil? कौन सा हल नियमित डिस्क हल और डिस्क हैरो, यानी डिस्क हल और हैरो के सिद्धांतों का समायोजन है? दोनों का ही काम कर देता है, गहराई से और हल्का दोनों ही काम कर देता है, और मिट्टी में उथले काम करने के उपयोग में लिया जाता है। ये कौन सा होता है भाई? बताइए फटाफट। ये तो शानदार है, दो दो का काम अकेला कर रहा है जी। ये होता है वर्टिकल डिस्क प्लाऊ। कौन सा होता है ये? वर्टिकल डिस्क प्लाऊ होता है, वर्टिकल डिस्क प्लाऊ। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्टिकल डिस्क प्लाऊ। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ए स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट uploaded at each end of the field for the tractor to turn is known as? ट्रैक्टर को घुमाने के लिए खेत के प्रत्येक छोर पर बिना जुताई के छोड़ी गई भूमि को एक पट्टी के रूप में जाना जाता है। ये खेत है और इसमें जब आप ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, ये देखो इस तरह से ट्रैक्टर चला रहे हैं, इधर घुमाने के लिए इधर वाली जो जगह होगी, दोनों तरफ वाली होगी, ये बिना टिलेज के रह जाती है, बिना जुताई के रह जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेडलैंड। क्या बोलते हैं इसको? हेडलैंड बोलते हैं। आगे बात समझ में। एक होता है डेड फ्रो। डेड फ्रो क्या होता है? डेड फ्रो का मतलब जनरली ये होता है, डेड फ्रो का मतलब हम बाहर से जब क्या करते हैं? जुताई स्टार्ट करते हैं। बाहर से जब जुताई हम स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में अंदर जाते जाते थोड़ा बहुत हिस्सा बिना जुताई के रह जाता है, दो लास्ट के कूड़ों के बीच में, दो लास्ट के कूड़ों के बीच में कुछ हिस्सा बिना जुताई के रह जाएगा। जब हम बाहर से आउट से इनसाइड की ओर टिलेज करते हैं तब हम जो अंदर का हिस्सा बिना जुताई के रह जाता है वो डेड फ्रो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डेड फ्रो कहलाता है। एक बैक फ्रो होता है। बैक फ्रो कब बचता है? जब आप जुताई का काम सेंटर से स्टार्ट करते हैं।
सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो अब क्या होता है, कुछ भाग जो होता है वो एक दूसरे जो फ्रो है उसके ऊपर आ जाता है। जनरली फ्रो बनता है इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से दिखेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, बैक फ्रो। जब इन टू आउट आप टिलेज करते हैं तब बैक फ्रो बनने के चांसेस है, आउट टू इन करते हैं तो डेड फ्रो, और साइडों में ट्रैक्टर मोड़ते हैं इस वजह से टिलेज बच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेडलैंड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो जो पूछा गया था उसका राइट आंसर है हेडलैंड, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोडबोर्ड इज शॉर्ट बट बॉर्डर विथ ए रिलेटिव अब्रप्ट कर्व। शॉर्ट होता है लेकिन अचानक से क्या होता है, ऐसे घुमाव होता है। पीछे बता चुका हूं ये स्टबल मोडबोर्ड प्लाउ होता है, ये स्टबल मोडबोर्ड प्लाउ होता है और स्टबल सॉइल के ही काम का होता है, स्टबल सॉइल के ही काम का होता है। 26 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिवर्सेबल प्लाउ विच हैव सिंगल बॉटम विथ सच एंड अरेंज that the plow bottom is changed from right hand to left hand rotation in the approximately 180 degree। उत्क्रमणीय हल जिसमें सिंगल बॉटम ऐसी व्यवस्था के साथ होता है कि लगभग 180 घुमाव हल पर निचला दायां भाग से बाएं भाग में बदल जाता है, इसे घुमाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए भी, इसको हम क्या बोलते हैं। ऐसा हल आपने देखा है क्या, बहुत कम देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं टर्न रेस्ट प्लाउ। क्या बोलते हैं, टर्न रेस्ट प्लाउ। ए ऑप्शन राइट होगा, टर्न रेस्ट प्लाउ इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है unthreshed seed discharged from the rear of the machine either in the straw or in the material for the cleaning show is called। मशीन के पिछले भाग से या तो पुआल में या स्पाई के जूते से या सामग्री में अनथ्रेस्ड बीज का निकलना क्या कहलाता है, कौन सा नुकसान कहलाता है ना। थ्रेड मतलब भूसे के साथ अनथ्रेस्ड निकल गया या फिर जो स्पाई वाला भाग है उससे निकल गया, पुआल में निकल गया, उसको हम कौन सा लॉस बोलेंगे, कौन से नुकसान की श्रेणी में रखते हैं, उसको सिलेंडर लॉस की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में रखते हैं, सिलेंडर लॉस। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट है, इसका जो राइट आंसर है जी इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखो आप, हेडर लॉस क्या होता है, फॉर्मूले से समझ सकते हैं। हेडर लॉस हर प्रकार का लॉस जो है, ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम 1 मीटर एरिया आफ्टर हार्वेस्टिंग। हम हार्वेस्टिंग के बाद 1 हेक्टर से कितना ग्रेन कलेक्ट करते हैं, ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम सेम एरिया बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग से पहले हम दाना देखें कि कितना उससे निकाल सकते हैं। मान लो कि 100 किलो निकाल सकते थे लेकिन निकला कितना है, 99 किलो। कितना निकला है, 99 किलो। और उसको हम क्या है, ग्रोस इल्ड से मतलब भाग दे देते हैं, उसको हेडर लॉस बोलते हैं। सिलेंडर लॉस क्या है, सिलेंडर लॉस बताया, अनथ्रेस्ड जो ग्रेन है वो स्ट्रो रैक से या सीव से कलेक्ट करते हैं और ग्रोस इल्ड क्या होती है उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, सिलेंडर लॉस आ जाता है। हेड लॉस तो कौन सा है, हेड लॉस तो जनरली आपका लगभग जो सारा लॉस है वो किसमें आ जाता है, हेड लॉस, हेड लॉस में सारे लॉस। सिलेंडर लॉस में सिर्फ जो अनथ्रेस्ड जो दाना आता है वो सिलेंडर लॉस के अंदर आता है। रेक लॉस क्या होता है, देखो रेक लॉस होता है फ्री ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम स्ट्रो रैक। जो स्ट्रे रोक होती है, स्ट्रो रेक होती है उसमें कितना दाना अपना चला जाता है, स्ट्रो रेक होती है उसमें जो थ्रेस्ड दाना है यानी प्योर दाना है वो कितना चला जाता है, अनथ्रेस्ड नहीं, थ्रेस्ड दाना कितना चला जाता है उसको रेक्स लॉस के अंदर बोलते हैं। सिव लॉस कौन सा होता है, जो सिव होता है यानी चलने वाला जो भाग होता है उसमें अपना कितना दाना चला जाता है, कितना थ्रेस्ड दाना चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिव लॉस बोलते हैं। अगर हम देखें कटर बार लॉस है वो 0.5 से 2% तक होता है। सिलेंडर लॉस देखें तो 0.5 से 1% तक होता है। रेक लॉस होता है वो 0.2 से 0.4% होता है और सू लॉस होता है वो कितना होता है, 0.2 से 0.4 होता है, 0.2 से 0.4 होता है। अगर आप इस तरह से लॉस देखते हैं सारे तो ये 2 से 4% के बीच में लॉसेस देखने को, या 2 से 3% के बीच में, 2 से 3% के बीच में हेडर लॉस देखने को मिलता है, यानी कुल लॉस आपको देखने को मिलता है 2 से 3% कुल लॉस, जिसमें से कटर बार लॉस 0.5 से 2, सिलेंडर लॉस 0.5 से 1, रैक लॉस 0.2 से 0.4 और सू लॉस जो है वो 0.2 से 0.4। आपको पता है कब की बात करें हम, थ्रेसिंग के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम कितना लॉस होता है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्री थ्रेश्ड सीड carried over the worker or rack in the straw and discharged from the rear of the machine is called as। फ्री बीज को वोकर या रेक पर स्ट्रो में ले जाकर मशीन के पिछले हिस्से में डिस्चार्ज करना या पिछले हिस्से में जो मशीन ले जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वोकर लॉस या रैक लॉस बोलते हैं। जस्ट पीछे पड़ा, वोकर लॉस या फिर रैक लॉस बोलते हैं। ऑप्शन राइट कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंबाइन में कटर बार की गति होती है, स्पीड ऑफ कटर बार इन केस ऑफ कंबाइन। जो ग्रेन काटने की कंबाइन है उसके अंदर जो कटर बार है उसकी स्पीड कितनी होती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो स्पीड होती है वो होती है 400 से 550 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम। 400 से 550 रिवॉल्यूशन या राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 400 से 550 घुमाव ये लेती है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है वास्तविक परिधीय गति और कंबाइन की आगे की गति के अनुपात को कहते हैं द रेशियो ऑफ रियल पेरीफेरल स्पीड। जो पेरीफेरल स्पीड है यानी घुमाव की स्पीड है और फॉरवर्ड स्पीड और सामने चलने की जो स्पीड है, यानी जो कटर बार है उसकी गोल जो स्पीड है, परिधीय जो गति है और सामने चलने की जो स्पीड है, उसके रेशियो को क्या कहा जाता है, तो उसके रेशियो को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी इंडेक्स। क्या बोला जाता है जनरली, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, रियल स्पीड इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रियल स्पीड इंडेक्स बोलेंगे। सॉरी भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ देखो क्वेश्चन दोबारा देखो, थोड़ा सा टेक्निकली कोई लग गया होगा, टच हो गया। द रेशियो ऑफ रियल पेरीफेरल, पेरीफेरल स्पीड क्या है और उसकी फॉरवर्ड स्पीड क्या है, पेरीफेरल स्पीड क्या है और उसकी फॉरवर्ड स्पीड क्या है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रियल स्पीड इंडेक्स। और रियल स्पीड इंडेक्स होती है 1.7। रियल स्पीड इंडेक्स कितनी होती है, 1.7 आपकी रियल स्पीड इंडेक्स होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कटर बार फॉर द ट्रैक्टर ऑपरेट मूवर और द वर्टिकल कन्वेयर रिपर इज। जो वर्टिकल कन्वेयर रिपर है या फिर जो मूवर है ट्रैक्टर संचालित है ना, उसका जो कटर बार होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। कन्वेयर रिपर की बात हो रही है, वर्टिकल कन्वेयर रिपर की या फिर मूवर। वर्टिकल कन्वेयर रिपर या जो मूवर है ट्रैक्टर से जो ऑपरेट किया जाता है उसके जो कटर बार है उसकी लंबाई कितनी होती है। जो कटर बार होता है उसकी लंबाई होती है 1.5 से 3 मीटर। कितनी होती है, 1.5 से 3 मीटर, 1.5 से 3 मीटर तक होती है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑपरेशन, शानदार क्वेश्चन है, वन ऑपरेशन ऑफ रोटोवेटर डज ए जॉब इक्वल टू। रोटोवेटर तो जानते हो ना, जो डेप्थ का और हल्के का दोनों ही काम कर देता है, रोटोवेटर का एक ऑपरेशन के बराबर होता है। ऑप्शन देखो फटाफट सोचिए, उत्तर क्या है। रोटोवेटर का एक ऑपरेशन कितने के बराबर होता है, 1 हैरोइंग के बराबर, 1 प्लाविंग के बराबर, 1 हैरोइंग और 2 प्लाविंग के बराबर, 1 प्लाविंग और 2 हैरोइंग के बराबर। देखो रोटोवेटर का एक ऑपरेशन 1 प्लाविंग प्लस 2 हैरोइंग के बराबर होता है, यानी एक बार आपने रोटोवेटर मार दिया तो फिर आपको खेत की तैयारी करने के लिए दूसरा इंप्लीमेंट चलाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। लेकिन इसको ध्यान से याद रख लेना, बहुत बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन का अनुमानित उपयोग जीवन है। द एसेंशियल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डीजल इंजन। कहा गया है कि जो डीजल इंजन है उसका जीवन काल कितना है, उपयोगी जीवन कितना है, जो सही सही चलता है। बाद में इंडिया में तो रगड़ते ही रहते हैं, इंडिया में तो 40-40 साल पुराने ट्रैक्टर मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसकी यूज लाइफ होती है वो कितनी होती है, 10 ईयर। कितनी होती है यूज लाइफ इसकी, 10 ईयर होती है। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, मिट्टी को काटने, तोड़ने और पलटने में एक उपकरण को जिन बलों को पार करना होता है उन्हें कहा जाता है। फोर्स विच ए टूल मस्ट ओवरकम इन कटिंग, ब्रेकिंग एंड मूविंग द सॉइल इज कॉल्ड। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो मिट्टी को काटता है, तोड़ता है, पलटता है, उसके लिए उसको जो भी पावर की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजफुल सॉइल रेसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, यूजफुल सॉइल रेसिस्टेंट बोला जाता है।
यूजफुल, सॉइल रेसिस्टेंट बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय की कमी है। इट स्मॉलर डिस्क एंगल द ड्राफ्ट टेंड टू इंक्रीज इन डिस्क प्लाउ बिकॉज ऑफ, छोटे डिस्क कोण पर डिस्क हल में ड्राफ्ट बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, छोटा जब डिस्क कोण होता है तब ड्राफ्ट पड़ता है, यानी खींचने की जो ताकत है वो बढ़ती है, खींचने के लिए ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है, ड्राफ्ट बढ़ता है। उसके पीछे कारण क्या है जी, उसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन है ग्रेटर कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन प्रो वॉल एंड द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द डिस्क, यानी खूड़ की दीवार और डिस्क का उत्तल पक्ष है वो ज्यादा टच में आते हैं, इस वजह से खिंचाव में जोर ज्यादा लगता है। दूसरा कहता है इंक्रीज इन द साइड ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट है वो बढ़ जाता है, इस वजह से ज्यादा ड्राफ्ट लगता है। ग्रेटर थ्रो ऑफ द सॉइल, नहीं ये भी सही नहीं है, नहीं मतलब ग्रेटर थ्रू ऑफ द सॉइल ये भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, नहीं, पहला ए ऑप्शन राइट है कि जो खूड़ है उसकी दीवारें हैं, उसके साथ डिस्क जो है उसका कॉन्वेक्स साइड जो होता है यानी उत्तल पक्ष होता है वो ज्यादा लगता है, इस वजह से ड्राफ्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, अधिकांश कार्यान्वयन के लिए आगे की गति में वृद्धि के साथ ड्राफ्ट बढ़ता है, मुख्यतः कारण, जब आप स्पीड तेज करोगे तो ड्राफ्ट बढ़ेगा। ड्राफ्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड स्पीड फॉर मोस्ट ऑफ द इंप्लीमेंट मेनली ड्यू टू, जब आप आगे की तरफ करते हैं, आगे की जो स्पीड बढ़ाते हैं यानी ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाते हैं तो ड्राफ्ट बढ़ता है। कारण क्या है, जोर ज्यादा आता है, कारण क्या है? मोर रैपिड एसोलेशन ऑफ एनी सॉइल पार्टिकल्स दैट इज मूव्ड एप्रिशिएबली, किसी भी मिट्टी के कणों का अधिक तेजी से त्वरण जो कि सराहनीय रूप से स्थानांतरित हो जाता है। ना जी, अधिक तेजी से तो यहां पे क्या है, इनका त्वरण नहीं होने वाला है। मोर वर्किंग विड्थ, वर्किंग विड्थ बढ़ जाती है, ये भी नहीं है। इंक्रीज वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ भी इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इंप्लीमेंट्स, देखो क्या है, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ड्राफ्ट कम हो जाता है, तो आप ज्यादा स्पीड और ज्यादा स्पीड करोगे तब जाके आपको ड्राफ्ट वो मिल पाएगा। यानी आप किसी चीज को ऐसे धीरे धीरे तोड़ रहे हैं तो टूटने के चांसेस ज्यादा, जल्दी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो जल्दी नहीं टूटती है। कहने का मतलब स्पीड बढ़ने के साथ ड्राफ्ट कम होता है, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको वो ड्राफ्ट लाने के लिए और पावर देनी पड़ती है, यानी जो डी ऑप्शन है, वैसे यहां सी ही ऑप्शन लग रखा है लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, यहां पे डी होगा। ये डी ऑप्शन मानो इसको, ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, चावल की खेती में रोटेरी टिलर का व्यापक रूप से अपनाया जाता है। देखो रोटेरी टिलर आर वाइड अडॉप्टेड इन राइस कल्टीवेशन ड्यू टू, देखो राइस कल्टीवेशन के अंदर रोटेरी टिलर है उसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, इसके पीछे कारण कौन सा काम करता है, इसके पीछे एक्सेसिव पोलराइजेशन यानी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन करता है इसलिए ज्यादा उपयोग करते हैं। सुटेबिलिटी फॉर पडलिंग पेडी फील्ड, यानी जो पडल्ड किया हुआ फील्ड होता है उसमें बहुत शानदार है ये। रिड्यूस ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट, ड्राफ्ट की कम जरूरत पड़ती है। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ सॉइल, ये सॉइल का कंप्लीट इन्वर्जन कर देता है, नहीं। इसका मेन कारण है कि पडलिंग जो फील्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा सूट ही रोटेरी टिलर करता है, यानी राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के बहुत शानदार क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।